All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we uh, discussed the topic of recruitment as a role of, as one of the roles of HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बहुत सारे रोल्स में से एक रोल था रिक्रूटमेंट के स्टाफ की हायरिंग एंड फायरिंग। तो उससे रिगार्डिंग हमने लास्ट क्लास में इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पढ़ा बहुत डिटेल में कि सर इंटरनल रिक्रूटमेंट जब ऑर्गेनाइजेशन अपने ही एम्प्लॉयज में से किसी को प्रमोट करती है, रिक्रूट करती है, तो सर उसे इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। वाइस प्रिंसिपल को की पोस्ट को अगर फिल करना है तो स्कूल में से ही एग्जिस्टिंग टीचर्स में से किसी को नॉमिनेट कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, तो दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अगर बाहर से लेकर आ रहे हैं किसी को, अगर हम किसी को बाहर से लेकर आ रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इसके एडवांटेजेस ड्रॉबैक्स भी पढ़े थे। फिर हमने ये देखा था कि सर रिक्रूटमेंट बाकायदा एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस है विच स्टार्ट्स विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेकेंसी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ये आइडेंटिफाई करती है कि भाई हमारे पास एक वेकेंसी है, एक जॉब है, दैट इज अनअटेंडेड। वो अनअटेंडेड है, अभी तक उसे कोई अटेंड नहीं कर रहा, वो सीट खाली है, वो पोजीशन खाली है। तो वेकेंसी, सबसे पहले वेकेंसी आइडेंटिफाई करते हैं। वेकेंसी आइडेंटिफाई करने के बाद अंडरस्टैंड कीजिएगा, वेकेंसी आइडेंटिफाई करने के बाद जॉब एनालिसिस की जाती है, फिर जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है, जॉब स्पेसिफिकेशन बनता है। जॉब डिस्क्रिप्शन वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो बताई जाती हैं जेडी में कि एक उस जॉब पे हम वर्कर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या करे। और जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब से रिलेटेड नहीं होती, वर्कर से रिलेटेड होती है कि वर्कर कैसा होगा, कैंडिडेट क्या होगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट में हम क्या ढूंढ रहे हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन में आप वर्कर की बात करते हो, जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब की बात होती है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट रेडी होता है, डिफरेंट मीडिया चैनल्स के थ्रू हम मार्केट करते हैं, पब्लिक करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, फिर सीवीज और रेज्यूमेज आना शुरू हो जाती हैं हमारे पास। एक दफा जब हम सीवीज और रेज्यूमेज पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं, तो सर फिर जो हमें लगता है कि ये हमारे काम के कैंडिडेट्स हैं, हम उन्हें शॉर्ट लिस्ट करते हैं। एंड देन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को हम इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं। तो सर इंटरव्यूज क्या होते हैं, आइए पढ़ते हैं, इंटरव्यूज से कंटिन्यू करते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को। सर इंटरव्यूज क्या होते हैं? इंटरव्यूज ये आमतौर पे तो 1-to-1 होते हैं, ये आमतौर पे 1-to-1 होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ये पैनल भी हो सकता है। अ पैनल ऑफ पीपल, इट कैन बी इवन अ पैनल ऑफ पीपल asking questions from the shortlisted applicants. The main purpose of the interview is to analyze the applicant's ability to do the job. Any personal qualities of applicant that can be an advantage or a disadvantage to the organization, and will they fit in the organization. सर इंटरव्यू इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन ये क्विकली असेस करे, एनालाइज करे कि क्या ये बंदा हमारे काम का है या नहीं, क्या ये जो कैंडिडेट है, वुड दैट कैंडिडेट बी a best fit in our organization or not. Does the candidate have those skills that we require, maybe for the job and even beyond the job. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपको यहां पर एक बात पर्सनल एक्सपीरियंस से, एचआर की इंटर्नशिप के
पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बात बताऊं, सर, HR पीपल आर वेरी क्लेवर व्हेन रीडिंग अ पर्सन। बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं लोगों को पढ़ने में। दे आर वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग द पीपल। मतलब व्हेन आई यूज टू सी माय HR डायरेक्टर इन फिक्स ऑल इंटरनेशनल, मिस्टर इरफान शेख, जब मैं उन्हें, इरफान शेख साहब को, HR डायरेक्टर की पोस्ट पे उनको काम करते देखता था और उनको इंटरव्यूज वाइंड अप करते देखता था, तो बिलीव मी, मैं परेशान हो जाता था। मैं कहता था क्या दिमाग, क्या मतलब, विद इन seconds he that person used to identify all those skills and, और फिर बाकायदा मुझे आफ्टर 3 मंथ्स बियॉन्ड, पहले 3 मंथ तो बहुत सारे इंटर्न्स थे हमारे पास, मैनी इंटर्न्स, IT के इंटर्न्स भी थे, कुछ मार्केटिंग के इंटर्न्स भी उन्होंने इंडक्ट किए थे, 4 फाइनेंस के इंटर्न्स भी इंडक्ट किए थे, 12 इंटर्न्स थे HR के, 12 इंटर्न्स थे HR के। तो 3 महीने तक तो सब बराबर थे, सारी चीजें सेम थी। लेकिन आफ्टर 3 मंथ्स मिस्टर इरफान शेख्स फोकस वेंट ऑन मी, और 3 महीने बाद मैंने अपनी परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करने की कोशिश की, एंड आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ नेम इन दैट ऑर्गेनाइजेशन विद इन 3 मंथ्स। और मिस्टर इरफान शेख की गुड बुक्स में आ गया और मैनेजमेंट की भी गुड बुक्स में आ गया। मुझे टास्क असाइन किए जाते थे, बड़े टास्क असाइन कर दिए जाते थे। इवन व्हेन आई वाज इन माय प्रोबेशन टाइम ऑफ इंटर्नशिप, 5 मंथ्स का, पहले 5 महीने एज एन इंटर्नी गुजारे थे, और आखिरी एक महीना असिस्टेंट मैनेजर टू HR डायरेक्टर। तो मैं मिस्टर इरफान शेख के साथ इंटरव्यूज में बैठता था। तो फिर मैं, वो मुझे बताते थे कि देखो यार, इसको 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 हम सेलेक्ट करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पोस्ट पे वैलिड है, या ये, और उस जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम रिक्रूटमेंट करते थे, ड्राइव्स करते थे, ये उसकी क्वालिटीज लिख देते थे कि हमार, ये क्वालिटीज हैं, ये मुझे नजर आया इसमें क्वालिटीज। हाँ। और बाकायदा फिर मुझे बोलते थे 1 महीने बाद के, जरा बताओ क्या जो चेकलिस्ट दी थी मैंने क्वालिटीज की, वो उस बंदे में मौजूद है या नहीं है। तो और जब मैं चेकलिस्ट क्रॉस चेक करता था, तो मैं कहता था यार क्या क्या नजर है इस बंदे की, व्हाट एन आई। तो वो स्किल्स थोड़ी बहुत उनसे सीखी कि हाउ टू जज अ कैंडिडेट अंडर अ मिनट, 1 मिनट में कैंडिडेट को जज कैसे करना है, वॉक से, उसके आने के स्टाइल से, उसके दरवाजा खोल के पहला जो इंटरेक्शन है उस स्टाइल से। तो याद रखिएगा, इंटरव्यूज है ना, इंटरव्यू जो वर्बल, मैंने ये देखा कि इंटरव्यू वर्बल स्टार्ट होने से पहले आपकी अपीयरेंस, आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ, आपकी वॉक, आपका ओवरऑल ओवरऑल पर्सनालिटी कैरी करने का स्टाइल HR के माइंड में डिसीजन बना चुका होता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि बैठने के बाद अल्फाजों से उस डिसीजन को चेंज किया जाए। तो सर, इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट्स अ वेरी गुड टूल टू एनालाइज, असेस a candidate that whether it would be a good fit or not। इंटरव्यूज में आमतौर पे क्या होता है, ना सिर्फ सवाल जवाब होते हैं अपने बारे में बताओ ये वो, बल्कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बाकायदा इंटरव्यूअर रेफरेंस मांगता है कि हाँ भाई, कोई रेफरेंस है तुम्हारा। जो कैंडिडेट है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, उससे बाकायदा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एनी रेफरेंस, या रेफरेंस CV पे भी बता, CV के टाइम भी बता, पूछ लिया जाता है कि अगर कोई रेफरेंस है तो दे दें। रेफरेंस क्यों दिया जाता है? रेफरेंस ऐसा नहीं है कि सोर्स लगा लगा रहे हैं हम कि और देखो मेरा तो प्राइम मिनिस्टर का रेफरेंस है, नहीं भाई। रेफरेंस इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी
प्रूफ की जा सके कि वो लोग आपको जानते हैं और आपके कैरेक्टर की और आपके काम की वो सर्टिफिकेट दे दें कि हाँ भाई हम इसको जानते हैं, ये बड़ा अच्छा बंदा है, ये बड़ा जबरदस्त काबिल बंदा है, आप इसको रख लो, हम इसकी गारंटी लेते हैं, या ये बड़ा जबरदस्त बंदा है हम जानते हैं, आप इसको रख लें। तो सर रेफरेंस, इंटरव्यू में रेफरेंस भी मांगा जाता है। इंटरव्यू वर्बल, आमतौर पे तो वर्बल होते हैं, आमतौर पे तो इंटरव्यू वर्बल होते हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इंटरव्यू में टेस्ट भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। द टेस्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरव्यू एंड इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात करूं, अगर हम कहीं टीचर कोई भी कहीं इंटरव्यू देने जाता है, तो टीचर से डेमो लिया जा सकता है, उसको डायरेक्ट क्लास में ले जाएं और कहें कि ये रहे स्टूडेंट्स, ये रही क्लास, ये रहा टॉपिक, आप जरा पढ़ा के बता दें हमें क्या टॉपिक्स हैं, किस तरीके से पढ़ाएंगे, तो हम जरा देख लेंगे कि आपका स्टाइल क्या है, डिलीवरी क्या है, टॉपिक पे कमांड क्या है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, दैट टेस्ट इज पार्ट ऑफ इंटरव्यू, वो इंटरव्यू का पार्ट होता है। तो कौन कौन से टेस्ट लिए जा सकते हैं? सम बिजनेसेस इंक्लूड टेस्ट इन द इंटरव्यू सेशन टू जज द एप्लीकेंट्स। सर वो स्किल्स टेस्ट हो सकते हैं, स्किल्स टेस्ट हो सकता है कि आपको टीज किया जा रहा हो दो तीन तरीकों से, और आपका पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा हो, या फिर आपकी क्रिएटिविटी का टेस्ट लिया जा रहा हो, या फिर आपकी नॉलेज का टेस्ट लिया जा रहा हो, इट कुड बी एनीथिंग। फिर नॉलेज का टेस्ट तो खैर एप्टीट्यूड टेस्ट में आएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जा सकता है। जैसे अगर मैं फिलहाल मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग एंड बिजनेस पढ़ाता हूँ, और मैं अगर कहीं पे जॉब के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर हायरिंग के लिए जाऊं, तो हो सकता है कि वो मुझे एक पेपर दे दें और कहें सर ये पेपर है, आप इसका जरा क्वेश्चंस क्या आंसर्स अटैम्प्ट करके दिखा दें, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, कितनी कमांड है आपकी। तो सर एप्टीट्यूड टेस्ट तो नॉलेज की है। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट किया जा सकता है, कैरेक्टर का टेस्ट किया जा सकता है आपके, एंड ग्रुप सिचुएशन टेस्ट किया जा सकते हैं। तो नोट कीजिएगा सर, टेस्ट कैन बी पार्ट ऑफ इंटरव्यू एंड दे आर वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर द मैनेजमेंट टू हैव अ गुड आइडिया अबाउट द कैंडिडेट, कैंडिडेट किस किस्म का है, कैंडिडेट ने सीवी पे क्या लिखा हुआ है, और वो असल में क्या जानता है, क्या कर सकता है। टेस्ट के थ्रू बहुत हद तक चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं, पता चल जाता है। तो सर एक दफा जब टेस्ट हो गया, तो अब या तो अब देखो, अब सारी चीजें हो गई हैं। आपको लोग चाहिए थे जॉब के लिए, एक बंदा जॉब के लिए, या दो बंदे, या चार बंदे, 10 बंदे चाहिए थे, आपके पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीवीज आ गई, आपने उसमें से शॉर्टलिस्ट कर लिए, शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू कर लिए, अब आपके पास ठीक ठाक ऑप्शंस मौजूद हैं। सर अब आप या सेलेक्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। सिलेक्शन रिजेक्शन, इट इज टू गिव सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स द जॉब लेटर, and unsuccessful applicants should be informed that they are not selected for the job and thanks for applying। अब आप देखो ये कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है कि जब जहां आप सिलेक्टेड कैंडिडेट को, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को जिनको जॉब ऑफर कर रहे हो, आप उन्हें जॉब लेटर देते हैं, आप उन्हें जॉब लेटर देते हैं। और पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इन कंट्रीज में क्या होता है कि अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता कि वी आर सॉरी, यू आर नॉट सेलेक्टेड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर अप्लाइंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर कमिंग अप और टर्निंग अप फॉर द इंटरव्यू। सर कर्टिसी ही नहीं है हमारे अंदर, कर्टिसी ही नहीं है, तभी तो हम एज अ सोसाइटी बर्बाद हो गए। इसके मुकाबले गोरों में ये बहुत एथिक्स 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 एथिक्स, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक टू
टॉक एंड डिस्कस। डिस्कशन के लिए मुझे पर्सनली सबसे पसंदीदा टॉपिक है एथिक्स, क्योंकि वो हम में है ही नहीं। एथिक्स क्या है सर? कागज का टुकड़ा है, फोल्ड करे, डस्टबिन में फेंके। एथिक्स एथिक्स थोड़ी होते हैं कोई पाकिस्तान में। तो सर, ये बहुत जरूरी है एचआर के लिए। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस, दे डू राइट emails to the unsuccessful applicants, acknowledging their presence at the time of interview and uh, showing courtesy and informing them that they are not selected. इतना जरूरी है ये। तो अच्छा, आज मैं आपसे कुछ, बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एचआरएम, के एचआरएम जब एक दफा सेलेक्ट कर लेता है फिर क्या करता है। जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स आ गए, उनके जॉब लेटर्स आएंगे, तो फिर क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, द इम्पोर्टेंस ऑफ सीवी, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेज्यूमे, एंड हाउ एचआर फील्ड वर्क्स इन रियलिटी। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे दूंगा, बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल। जब मैं इंटर्नशिप में 5 मंथ्स के बाद सेलेक्ट हुआ और प्रमोट हुआ, आउट ऑफ दोज 18, आउट ऑफ दोज 12 या 18 इंटर्न्स थे एचआर के 12 या 18 इंटर्न्स थे एचआर के टोटल। तो उनमें से किसी एक को असिस्टेंट मैनेजर टू एचआर डायरेक्टर जाना था। जैसे मार्केटिंग में आए हुए थे ना, मार्केटिंग में, फाइनेंस में 2 या 3 लोग थे, उसमें से किसी एक को असिस्टेंट मैनेजर टू फाइनेंस डायरेक्टर 1 महीने के लिए होना था। उनको लेवल अप करना था। बाकी सब इंटर्न्स को ऑफ कर दिया आफ्टर 5 मंथ्स। एक एक डिपार्टमेंट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, हर डायरेक्टर के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर को सेलेक्ट किया गया। तो आई वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम एचआर इंटर्न्स आउट ऑफ 14-18 इंटर्न्स कुछ ऐसी थे। तो उस दौरान मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली इरफान शेख ने कि यू कंडक्ट द एचआर रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर पेप्सी पाकिस्तान। एक पेप्सी पाकिस्तान की एचआर रिक्रूटमेंट ड्राइव आई हुई थी, जिसमें पेप्सी पाकिस्तान को कराची रीजन के लिए कुछ 30-35 सेल्स के लोग चाहिए थे। 30-35 के अराउंड उनको सेल्स के लोग चाहिए थे। तो उसकी रिक्रूटमेंट ड्राइव, पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव फिक्सॉल इंटरनेशनल के पास आई थी। इरफान शेख ने वो डेलीगेट कर दी मुझे और बोला कि यू रन दिस ड्राइव फ्रॉम 0 to 100 एवरी सिंगल थिंग। तो सबसे पहले तो मैंने पेप्सी पाकिस्तान से कांटेक्ट करके उनके डेजिग्नेटेड बंदा जो हमसे कांटेक्ट में था एचआर से, उससे सारी डिटेल्स ली कि भाई क्या ढूंढ रहे हो, क्या चाहिए, व्हाट आर यू एग्जैक्टली लुकिंग फॉर। फिर उस जॉब को आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये जॉब है और ये काम करने पड़ेंगे जिन वर्कर्स को हम रिक्रूट करेंगे। फिर उससे रिलेटेड जॉब स्पेसिफिकेशन आइडेंटिफाई किया। फिर पेप्सी पाकिस्तान के उस बंदे से अप्रूव करवाया कि भाई क्या यही चीजें आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट यही है। ये सारी उनकी रिक्वायरमेंट के थ्रू फिर एक बेहतरीन एडवर्टाइजमेंट में बनाया। उस जमाने में ना, बैक इन 2012, एक बड़ा मशहूर प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में काम करता था, rosie.pk और अपनी नौकरी.com। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दो बड़े प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म थे। इसके बाद, इसके अलावा क्लासिफाइड में रोजगार जंग, क्लासिफाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज, डॉन क्लासिफाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंड जंग क्लासिफाइड रोजगार के मौके। ये उर्दू और इंग्लिश में जंग और डॉन चलता था। तो इसमें भी हम एडवर्टाइजमेंट्स लगाते थे जॉब्स के। तो rosie.pk, अपनी नौकरी.com, और इधर एडवर्टाइजमेंट्स। सोशल मीडिया एज सच पॉपुलर नहीं था, सोशल मीडिया बैक इन द डेज। तो अ, आप समझे कि 35 एप्लीकेंट्स, 35 सेल्स के लोग चाहिए थे हमें ड्राइव कर रिक्रूटमेंट के लिए। आपको पता है, मैंने rosie.pk और ये अपनी नौकरी.com
पे फ्राइडे नाइट को पोस्ट किया है, फ्राइडे नाइट। सैटरडे संडे ऑफ होता था, और सैटरडे को ऑलरेडी अप्रूवल जा चुका था जंग और डॉन में प्रिंट होने का, संडे के लिए, कि संडे के न्यूज़पेपर में आ जाएगा जॉब अपॉर्चुनिटीज और रोजगार के मौकों के दोनों सेक्शंस में आ जाएगा, इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर दोनों में आ जाएगा संडे को। आपको पता है, बाय मंडे मॉर्निंग व्हेन आई ओपन द HR डेस्क लैपटॉप, और जब उसकी ईमेल आईडी खोली फिक्स ऑल इंटरनेशनल्स की HR की, तो देयर वर ऑलमोस्ट 68,000 सीवीज। 1.5 दिन, 2 दिन के अंदर 68,000 सीवीज मौजूद थी ईमेल में। अब आप सोचें, सिर्फ सोचें, जस्ट इमेजिन, अगर एक सीवी को पढ़ने में 1 मिनट लगाओ, 1 मिनट लगा लो, 1 मिनट लगा लो एक सीवी को पढ़ने में, तो सर 1133 आवर्स चाहिए 68,000 सीवीज पढ़ने के लिए, वो भी नॉन स्टॉप। तो सर अगर 24 घंटे दिन में, तो 48 डेज में ये काम होगा, जिसमें आप ना सो रहे हो, ना उठ रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, सिर्फ बैठ के सीवीज पढ़ रहे हो। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल। अच्छा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि इतनी सीवीज आएंगी। तो थैंक्स टू HR कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स, अब उस जमाने में भी उनके पास एक बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता था HR का। वो सॉफ्टवेयर क्या क्या खूबी थी उस सॉफ्टवेयर की, दैट सॉफ्टवेयर वॉज लिंक्ड विद द कंपनीज HR ईमेल, कंपनीज की HR की ईमेल उससे अटैच थी। आपने सॉफ्टवेयर में आपने एक फोल्डर डेजिग्नेट किया, डेडिकेट किया, फोल्डर, फोल्डर का नाम, जैसे मैंने फोल्डर का नाम रखा पेप्सी पाकिस्तान सेल्स ड्राइव, ठीक हो गया। और उसको लिंक किया ईमेल आईडी से, और कीवर्ड्स लिख दिए कि जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के साथ ईमेल्स आई हुई हैं, तो सब्जेक्ट भी बताया हुआ था हमने मार्केट कैंपेनिंग में, सब्जेक्ट भी लिखा हुआ था कि जब आप CV भेजो तो सब्जेक्ट भी बताओगे। तो इस सब्जेक्ट की तमाम सीवीज उस फोल्डर में ट्रांसफर हो गई। तो दोज विच वर विदाउट सब्जेक्ट, सॉफ्टवेयर ने वो नहीं उठाई। अब वो CV जितनी अच्छी हो, विदाउट सब्जेक्ट CV नहीं उठी। तो मुझे याद पड़ता है कि कुछ अराउंड 65,000 के करीब CV, 66,000 के करीब सीवीज फोल्डर में आई, फोल्डर में आई। अब सर उसको भी पढ़ना इम्पॉसिबल है सर। तो फिर क्या हुआ, तमाम सीवीज को शॉर्टलिस्ट उठाया और कीवर्ड से फिल्टर आउट किया। पेप्सी पाकिस्तान ऑलरेडी बता चुका था कि हमें इतने साल के एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया। तो जिसकी CV उस वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया पे फॉल करती थी, सॉफ्टवेयर उस CV को रोक लेगा, और जिनकी CVs उस क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करती थी, सॉफ्टवेयर उनको डिस्कार्ड कर देगा, ट्रैश आउट कर देगा, हमारे पास आएगी नहीं वो CV। तो जैसे जैसे मैंने फिल्टर्स लगाना शुरू किए, आखिरी में मुझे याद पड़ता है कि आई वॉज लेफ्ट विद, सारे फिल्टर्स लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, आई वॉज लेफ्ट विद आई गेस 600 अराउंड सीवीज, कोई 600 के करीब सीवीज रह गई होंगी, 600 सीवीज रह गई होंगी। फिर उनको उनको पर्सनली आपको, आउट ऑफ 68,600 सीवीज शॉर्टलिस्ट रह गई, उनको ग्लैंस दिया, एट अ सिंगल ग्लांस, कि हाँ भाई ये CV सही है, ये नहीं नहीं नहीं, ये इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जो जो CV समझ आना शुरू हुई, उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया। तो आई थिंक मुझे याद पड़ा है कि तकरीबन 200 से 250 लोगों का इंटरव्यू 1 हफ्ते के अंदर कंडक्ट किया था, पूरा 1 हफ्ता
पूरे 7 days, that day Saturday, that week Saturday was also on, और पेप्सी की ड्राइव के लिए हमने सैटरडे भी काम किया था, और 200 से 250 लोगों का इंटरव्यू लिया था, उनमें से 30 से 35 लोगों को सेलेक्ट किया था सर. CVs are very important. CV is the first communication between an employee and an employer. तो CVs बहुत जरूरी होती हैं. जो है सच सीवी में लिखना है, झूठ नहीं लिख सकते. सीवी में झूठ लिखेंगे तो वो बिल्कुल नजर आ जाता है, HR के डिपार्टमेंट को नजर आ जाता है, पता चल जाता है कि यार ये सीवी किसी और की है, या इसमें गलत लिखा हुआ है, झूठ लिखा हुआ है. बहरहाल, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. ये मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है. उसमें एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की जो टर्म्स एंड कंडीशन आपस में सेट हुए हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के टर्म्स एंड कंडीशन सेट हुए हैं, वो लिखे जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे आप दुनिया में कोर्ट में ट्रायल एंड टेस्ट करा सकते हो. अगर मेरे पास किसी बिजनेस, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उस पर टर्म्स लिखे हुए हैं, साइंड एंड सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है, और अगर वो टर्म्स के अगेंस्ट जाएं तो मैं उसे कोर्ट में ले जा सकता हूं. पाकिस्तान में बस एक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में कोर्ट्स में ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग में हैं कि ऐसे केसेस की फर्क नहीं होती, वो स्टे लग जाते हैं और वो पेंडिंग में चले जाते हैं. और एक इंडिविजुअल, सबको पता है हमारे यहाँ कोर्ट का सिस्टम कितना इनएफिशिएंट है कि फिर इंसान जाना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया भर में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को ट्रायल एंड टेस्ट करवाया जाता है और होता भी है. सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन मैनी कंट्रीज legal requirement to provide employees with contract of employment. It will set out the terms and conditions between the employee and the employer. A contract of employment contains the following. Employment contract में ये चीजें मौजूद हो सकती हैं: name of employer and name of employee, job title, date when employment is to begin, hours to be worked, rate of pay, and any other benefits such as bonus, sick pay, etc. When payment will be made, holiday entitlement. तो आप देखें ये सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन, एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी जाती है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर ये सही नहीं और वो सही नहीं, और हमारा तो ये डिस्कस नहीं हुआ था, और ये तो टर्म्स थे ही नहीं हमारे, ये तो सेटल ही नहीं होता हमारे बीच में, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया गया. अब सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमारे पास आमतौर पे दो, आपके सिलेबस में फिलहाल दो तरीके के एम्प्लॉयमेंट है, एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम. आपके आपके सिलेबस में फॉर द टाइम बीइंग दो तरीके के एम्प्लॉयमेंट हैं, एक पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट और एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट. अच्छा सर, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट जो रेगुलर टाइम है ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफाइड टाइम है, जैसे आमतौर पे कॉरपोरेट में हम कहते हैं 9 to 5. हाँ भाई, आमतौर पे हम कॉरपोरेट में कहते हैं 9 to 5. तो सर उस 9 to 5 को फुल टाइम कहते हैं, उस 9 to 5 को हम फुल टाइम कहते हैं. अंडरस्टैंड कीजिएगा. तो सर फुल टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन का डेजिग्नेटेड टाइम है वो. पार्ट टाइम क्या होता है? पार्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, पार्ट टाइम वर्कर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है. सर पार्ट टाइम क्या होता है? अ पार्ट टाइम वर्कर वर्क्स few hours than full time worker. सर एक पार्ट टाइम वर्कर फुल टाइम वर्कर के मुकाबले कम घंटे काम करेगा. देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स टू एंटाइटल समवन विद फुल और पार्ट टाइम. आप देखो, कहीं पे भी पूरी दुनिया में ये कहीं पे भी
नहीं बताया हुआ कि इतने घंटे पे फुल टाइम होगा और इतने घंटे पे पार्ट टाइम होगा। नहीं सर, अगर मिसाल के तौर पे जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसीज में ड्यूटी लगती है 12-12 घंटे की, तो सर वहां फुल टाइम 12 घंटे है। ऐसे ही कई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, जैसे ये एयरपोर्ट्स की जो शिफ्ट्स होती हैं, शिफ्ट्स जहाँ पे शिफ्टिंग शिफ्ट्स में काम होता है, तो सर वहां का रेगुलर एम्प्लॉय 16 घंटे काम करता है, ये 14 घंटे काम करता है, उसकी 14 to 16 आवर्स की सिंगल गो में शिफ्ट होती है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, वो फुल टाइम 14-16 आवर्स है। और कॉर्पोरेट में अगर हम देखते हैं, मल्टीनेशनल्स में देखते हैं 9 to 5, बैंक्स में देखते हैं 9 to 6, सर 8 घंटे की, 9 घंटे की। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, दुनिया में कोई स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आवर्स नहीं है कि यही हमारा फुल टाइम है और ये पार्ट टाइम है। इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री as well as organization to organization. With the recent economic and environment changes, businesses want to have flexible workforce, and therefore businesses are employing more number of workers in part time. अब सर पार्ट टाइम वर्कर्स क्या होते हैं? जो फुल टाइम से कम काम करेंगे। अब कितना कम, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, और ये वर्कर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। वर्कर्स, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच क्या टाइम सेट हुआ है, ये डिपेंड करता है। लेकिन फुल टाइम से कम टाइम होगा, फुल टाइम के मुकाबले कम टाइम होगा। और आप लोगों ने तो अपने स्कूल्स में ये शायद नोटिस किया हो, या स्कूल्स में, अपने स्कूल में नहीं तो सराउंडिंग के स्कूल्स में, फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के, कजन्स के स्कूल्स में जरूर विटनेस किया होगा कि वहां पे मेजॉरिटी टीचर्स फुल टाइम होते हैं। आपको वो सुबह 7:30 बजे से या 7:50 से 7:40 से स्कूल में नजर आएंगे, और आपके जाने के बाद 2:30 बजे तक या 3 बजे तक वो स्कूल में नजर आएंगे आपको। वो उनका फुल टाइम है। लेकिन वहीं स्कूल में बहुत सारे टीचर्स पार्ट टाइम के लिए भी आते हैं। कोई आएगा सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक के लिए, कोई आएगा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक के लिए, कोई आएगा 8 बजे से 12 बजे तक के लिए, कोई आएगा 10 बजे से 2 बजे तक के लिए। वो उस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच टर्म सेट हुए, उन्हें हम कहते हैं पार्ट टाइम। अब सवाल ये आ जाता है कि सर पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्यों रखें, क्या फायदा है? क्या पार्ट टाइम एम्प्लॉय रखने के फायदे हैं, और अगर फायदे हैं तो क्या नुकसानात भी हैं? यस सर, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज रखने के बहुत फायदे हैं, और उसी के साथ साथ उसके बहुत नुकसानात भी हैं। सर सवाल आ जाते हैं क्या फायदे हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग पार्ट टाइम एम्प्लॉयज। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, अभी ये पढ़ते हैं लेकिन सिर्फ जनरल बता देता हूं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज ब्रिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी। आई एम अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय, आई हैव बीन अ पार्ट टाइम एम्प्लॉय सिंस पास्ट 5 years नाउ। मैंने फुल टाइम 2014 एंड 15, 1.5 साल, 2014 और 15 का आधा, तो 1.5 साल मैंने एक स्कूल में पार्ट टाइम जॉब की थी पहले, पार्ट टाइम। और फिर 2017 से 2020 तक 3.5 साल एक स्कूल में, एक कराची के बहुत रेप्यूटेबल स्कूल में मैंने फुल टाइम जॉब की थी। फुल टाइम जॉब होती थी। और फिर कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद, मैंने पार्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशंस, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट की, जॉब्स की स्कूल्स में, कॉलेजेस में। एंड ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 7 ऑर्गेनाइजेशंस टोटल मैंने पार्ट टाइम काम किया है इन 7 ऑर्गेनाइजेशंस। एंड आई कैन गारंटी यू दिस, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उनको पता है ना, आई लिमिटेड टाइम के लिए रहे हैं। हम इस ऑर्गेनाइजेशन में आ ही 1 घंटे के लिए रहे हैं, या 1.5 घंटे के लिए रहे हैं, या 2 घंटे के लिए रहे हैं। हम आ ही 2 क्लासेस के लिए रहे हैं। तो सर आई हैव टू पुट एवरीथिंग
in that class. Everything. Part-time employees brings a lot of energy, and also they have flexibility of work. They brings flexibility to the organization. अगर ऑर्गेनाइजेशन को थोड़े से टाइम टेबल को चेंज कराना है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी शो होती है. कभी क्लासेस, कभी जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर क्लासेस की बात ना करें, जैसे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ रश आवर्स होते हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ रश आवर्स होते हैं. अब रश आवर के लिए आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर आवर के लिए एम्प्लॉयज चाहिए. अगर आप फुल टाइम रखोगे तो फुल टाइम महंगा होता है, पार्ट टाइमर सस्ता होता है. पार्ट टाइमर सस्ता होता है, फुल टाइमर बहुत महंगा होता है, क्योंकि वो फुल टाइम के लिए है. पार्ट टाइम कितना स्किल्ड क्यों ना हो, वो आमतौर पे फुल टाइम से सस्ता होता है. आवर्स के अगेंस्ट देखा जाए तो वो फुल टाइम के मुकाबले सस्ता होता है. तो सर, अगर मिसाल के तौर पे जैसे एक लेट सपोज हम यूं आइडेंटिफाई करते हैं कि एक रेस्टोरेंट है, और एक रेस्टोरेंट को पता है ये बात कि रोज 12:30 से 2:30 दोपहर में शदीद रश लगता है लंच का. लंच के लिए अवाम हमारे रेस्टोरेंट में पागलों की तरह आती है या कैफे में आती है, और बे इंतहा रश होता है 12:30 से 2:30. अब इसके लिए आप फुल टाइम एम्प्लॉय रखोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा. तो आपको पार्ट टाइम एम्प्लॉय में ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आपने एम्प्लॉयज रख लिए जो 12 बजे आएंगे, 3 बजे चले आएंगे, 3 घंटे के लिए आए. उन्होंने रश आवर मेंटेन कर लिया ना, रश आवर को केटर कर लिया, और आपको बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़े. तो याद रखिएगा, पार्ट टाइमर्स के बड़े फायदे हैं, लेकिन साथ साथ पार्ट टाइमर्स प्रॉब्लम क्या. अच्छा, पार्ट टाइमर्स में एक बड़ा एडवांटेज आपको ये भी मिल जाता है कि बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन पार्ट टाइमर्स है ना निगोशिएट कर लेती हैं. क्योंकि पार्ट टाइमर को भी होता है यार 3 घंटे के लिए तो आना है, और अगर मेरे ये 3 घंटे अवेलेबल हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी एग्जाम्पल दे देता हूं कि लेट सपोज एक पेरेंट को कंसिडर कर लो, एक पेरेंट को कंसिडर कर लो कि वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आ रहे हैं. उनका स्कूल लेट सपोज आफ्टरनून का स्कूल है, सेकेंड हाफ का स्कूल है, और मिसाल के तौर पे वो स्कूल छोड़ने आ रहे हैं बच्चे को 11:30 बजे, और वापसी उन्हें पिक करना है उस बच्चे को 4 बजे. अब मिसाल के तौर पे अगर स्कूल है डिस्टेंस में है, तो सर 11:30 से 4 बजे के बीच पेरेंट क्या करेगा. और अगर लेट सपोज यही ऑफर उनको स्कूल के थोड़े से करीब सराउंडिंग में पार्ट टाइम की मिल गई, सर पार्ट टाइम में वो पेरेंट थोड़े से पैसे के लिए भी काम करने के लिए, इट्स नॉट अबाउट मनी, वो कहेंगे यार मेरे लिए बड़ा फिजिबल हो गया ना, मेरा टाइम भी बच गया, सेव हो गया, और आई एम मिंटिंग सम मनी और कुछ एक्सपीरियंस, और आया, बच्चे को भी छोड़ा, जॉब भी की, और बच्चे को लेके घर पहुंचा. अपनी दूसरी जॉब तो मैं कर ही रहा हूं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, या एजुकेशन तो मैं अपनी कंप्लीट कर ही रहा हूं. तो पार्ट टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय ज्यादा मिलने के चांसेस होते हैं. फुल टाइम एम्प्लॉय, जैसे आई एम नेवर इंटरेस्टेड, नेवर इंटरेस्टेड इन फुल टाइम एम्प्लॉयज. मुझे मुझे कराची के 3-4 बड़े सेटअप से फुल टाइम जॉब की, टीचिंग की ऑफर रह चुकी है, और लास्ट ईयर भी थी कि आप हमारे पास सर फुल टाइम के लिए आ जाएं प्लीज, हम पैकेज में ये एक्सटेंशन करवा सकते हैं, ये चीजें. मैं कहा नहीं भाई, फुल टाइम नहीं हो सकता. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसका मतलब बहुत सारे लोग फुल टाइम के लिए अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है फुल टाइम की. बहरहाल, पार्ट टाइम वर्कर्स के नुकसान भी हैं कि पार्ट टाइम वर्कर्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, उनके टाइम टेबल को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. हर 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 एम्प्लॉय हर टाइम के लिए अवेलेबल नहीं होगा. और दूसरा, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज का सबसे एक बड़ा सबसे प्रॉब्लम ये लॉयल्टी नहीं होती. फुल टाइम वर्कर इतना टाइम गुजारता है ऑर्गेनाइजेशन में कि उसकी इवेंचुअली लॉयल्टी बन जाती है. पार्ट टाइम वर्कर्स की कभी लॉयल्टी नहीं होती आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि वो आ ही छोटे टाइम के लिए ना, कोई अफेक्शन बनता नहीं है उनका. तो सर, advantage: more flexible hours of work, much easy to manage workers according to change in workload, less expensive than full-time worker, works with part-time education or who is looking
आफ्टर चिल्ड्रन पेरेंट्स। देखो कितनी यही एग्जाम्पल्स एग्जैक्टली अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई। सर नुकसान क्या है? कैन बी लेस कमिटेड एंड लॉयल, टेक्स लॉन्गर टू रिक्रूट पार्ट टाइम वर्कर्स। यस, फुल टाइम वर्कर्स आराम से मिल जाते हैं। मतलब फुल टाइम वर्कर्स में को फुल टाइम वर्कर्स को के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आपने वर्कर को बता दिया भाई फुल टाइम है, आपने यही टाइम देना है। पार्ट टाइम वर्कर के लिए तो अच्छा ये टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए, इस टाइम के लिए सेटिंग बनाए, उसमें बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। लेस लाइकली टू गेट ट्रेनिंग्स। हाँ, फुल टाइम वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है ट्रेनिंग के लिए। अगला ही पार्ट है हमारा। पार्ट टाइम वर्कर्स को ट्रेनिंग्स ऑफर नहीं की जाती, वो अपनी अपनी ट्रेनिंग्स खुद अफोर्ड करेंगे। मोर नंबर ऑफ वर्कर्स विल इंक्रीज मैनेजमेंट कॉस्ट एंड वर्क। तो सर these are all the advantages and drawbacks of having part-time employees. Now, moving on towards one of the most important role of HRM. HRM का हम एक सबसे important रोल पढ़ने जा रहे हैं। आंसर दैट इज ट्रेनिंग। सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, कुछ सवाल आते हैं। व्हाट इज ट्रेनिंग? वाई? क्यों कराई जाती है? टाइप्स। कितनी टाइप्स हैं ट्रेनिंग की? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर ट्रेनिंग की बात की जाए, ट्रेनिंग ये वर्ड आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना हुआ होगा। आप में से कोई ऐसा है जिसने ये वर्ड कभी ना सुना हो, ट्रेनिंग? इट वुड बी अ वेरी अलार्मिंग पोजीशन फॉर मी। इट वुड बी अ वेरी अलार्मिंग पोजीशन फॉर मी कि अगर अब मुझे ये पता चले कि आप में से किसी ने ये वर्ड पहले नहीं सुना हुआ, ट्रेनिंग। आई होप दैट यू गाइस वुड बी वेरी मच फेमिलियर विद दिस टर्म ट्रेनिंग। सर ट्रेनिंग्स क्या होती हैं? नोट कीजिएगा ट्रेनिंग्स क्या होती हैं, फोकस कीजिएगा। इट इज टू इम्प्रूव, enhance, increase workers skills and knowledge so that work is done better than before। सर आप ट्रेनिंग में वर्कर की स्किल्स को इनहांस करते हो, इंप्रूव करते हो, इंक्रीज करते हो। सिर्फ स्किल्स नहीं, नॉलेज को भी, स्किल्स और नॉलेज को इस तरह से इनहांस करते हो, इंप्रूव करते हो कि वर्कर्स एंड अप वर्किंग बेटर देन बिफोर। अच्छा काम, बेटर काम। तो सवाल ये आ जाता है सर, क्या जरूरत है ट्रेनिंग देने की, क्या मिलेगा ट्रेनिंग से? तो सर कुछ रीजंस हैं, कुछ बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है ट्रेनिंग इंप्रूव्स एफिशिएंसी। ये देखो, ट्रेनिंग्स जो है ना, ट्रेनिंग्स वो वर्कर्स में एफिशिएंसीज लेकर आती है। वर्कर्स बिकम एफिशिएंट, वर्कर अच्छा काम करते हैं, एफिशिएंट बन जाते हैं। तो सर जब एफिशिएंट बन जाएंगे तो क्या होगा? रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट कम हो जाएंगी। बेटर क्वालिटी, क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। और सर एक बहुत बड़ा रीजन, सेंस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग। कि सर जब आप वर्कर्स को ट्रेन करते हो तो उन्हें एक पर्सनल फीलिंग आती है, अपनाइयत सी आती है कि हाँ यार, ऑर्गेनाइजेशन मेरा ख्याल रख रही है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन अपना समझती है, तभी तो मेरी ट्रेनिंग करा रही है। को क्यों स्किल्स मेरे, क्यों ऑर्गेनाइजेशन मेरे स्किल्स पे काम करेगी? ऑर्गेनाइजेशन फील्स लाइक आई एम एन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो वो मेरी ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं।
तो सर इससे मोटिवेशन इंप्रूव होती है, मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन बढ़ती है, नोट कीजिएगा, इससे मोटिवेशन बढ़ती है। तो सर ये तमाम रीजंस हैं ट्रेनिंग के, वर्कर्स की ट्रेनिंग इसलिए की कराई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, थ्री मेजर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स, तीन मेन टाइप्स हैं ट्रेनिंग्स की हमारे पास। दुनिया भर में ये तीन टाइप्स की ट्रेनिंग्स यूज हो सकती हैं और होती हैं। सर सबसे पहली आ जाती है हमारे पास इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन, ये वर्ड निकला है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, इंडक्शन ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, इसका मतलब यह है कि एक वर्कर को काम की जगह से इंट्रोड्यूस कराना, टू टू इंट्रोड्यूस अ वर्कर टू द नॉर्म्स, कल्चर, रूल्स, रेगुलेशंस, पीपल, डिपार्टमेंट, लेआउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि एक वर्कर को ये समझ आए कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में है और क्या कर रहा है, वर्कर्स कैसे हैं, इसके सबऑर्डिनेट्स कैसे हैं, कुलीग्स कैसे हैं, क्या नॉर्म्स हैं, क्या कल्चर हैं, क्या बिलीफ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलाना। इट अलाउज अ वर्कर टू टेक अ गुड एंड क्विक स्टार्ट। जब एक वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन से फेमिलियरिटी मिल जाती है तो उसे एक स्टार्ट लेने में आसानी होती है, एक अपनाइयत सी उसे मिल जाती है, और तो उसे वो एलियन फीलिंग नहीं होती एट द स्टार्ट ऑफ द जॉब। इंडक्शन ट्रेनिंग, और ये अच्छी खासी कंपनीज अपने वर्कर्स के लिए अरेंज करती हैं कि भाई आपकी हम इंडक्शन करेंगे, और बाकायदा जो बड़ी रेप्यूटेबल कंपनीज होती हैं, बड़ी कंपनीज, लार्ज मल्टीनेशनल्स, बिग मल्टीनेशनल्स, सर वहां तो इंडक्शन एक एक हफ्ते तक चलता है। इंडक्शन वीक, इंडक्शन वीक पूरी ऑर्गेनाइजेशन से आपको फेमिलियर कराएंगे, आप परेशान ना हो। लेआउट तो बताएंगे बताएंगे कि कहाँ पे प्रेयर एरिया है, कैफेटेरिया कहाँ है, रेस्ट रूम्स कहाँ हैं, स्मोकिंग लाउंजेस कहाँ पे बने हुए हैं, टीवी लाउंज कहाँ पर है, गर्ल्स कॉमन रूम कहाँ पे मौजूद है। तो सर तमाम लेआउट से तो आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, वर्कफोर्स से, आपके कुलीग से, आपके सीनियर से, आपके जूनियर से, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स से, कल्चर से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे इंडक्शन ट्रेनिंग। सर इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद जो दूसरी ट्रेनिंग आती है वो आती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? काम के दौरान ट्रेनिंग्स होना, मतलब काम के साथ साथ ट्रेनिंग भी आपकी कराई जाती है, इसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपकी आपके काम के साथ एक सीनियर को अटैच कर दिया जाता है, और वो सीनियर आपको काम करके दिखाता है। तो सर आप सीनियर को देख के सीखते हो, उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग होते हैं। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ दैट स्कूल फुल टाइम। तो फुल टाइम में दो दफा मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट रहा हूं। कैसे? जिस क्लास को, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा होता था, उस दिन जिस दिन ट्रेनिंग है उस दिन मैं उस ही क्लास में एज अ स्टूडेंट बैठा हूं। उस दिन उस ही क्लास में मैं एज अ स्टूडेंट बैठा हुआ हूं, और मैं एज अ स्टूडेंट क्या कर रहा हूं? सीनियर मौजूद है और वो पढ़ाएंगे, और मैं उनसे सीखूंगा कि हाउ टू डिलीवर अ लेक्चर, हाउ टू हुक द क्लास, व्हाट शुड बी द वॉइस लेवल,
और ये सारी चीजें, क्लास कंट्रोल, द ह्यूमर, किस तरीके से पढ़ाना है, वो ट्रेनिंग है। तो a senior, obviously with a great with a much bigger experience, तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। इसके मुकाबले तीसरी ट्रेनिंग होती है हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके मुकाबले तीसरी ट्रेनिंग होती है हमारे पास ऑफ द जॉब। नाम से पता चल रहा है कि आपको काम से हट के ट्रेन किया जाएगा ऑफ द जॉब। आज आपकी ट्रेनिंग जो है, तो उसमें आप रेगुलर काम नहीं करोगे। मैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का भी पार्ट रह चुका हूं। चार तीन 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 ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स का पार्ट रह चुका हूं, दो कराची में और एक श्रीलंका में। तो सर, दो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स, तीन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स का टोटल पार्ट रह चुका हूं। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वाले दिन आप काम पे नहीं होगे। आप काम पे नहीं होगे, काम की जगह पे नहीं। उस दिन रूटीन काम नहीं हो रहा होगा। जैसे मैं आप आमतौर पे ना, आमतौर पे ऑफ द जॉब में स्टूडेंट का ये मिसकंसेप्शन होता है कि ऑफ द जॉब का मतलब है काम की जगह से दूर जाके ट्रेनिंग होना या काम की जगह से हट के ट्रेनिंग होना, उसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। गलत, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में रूटीन काम नहीं हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, अ वेरी वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, द सिटी स्कूल। अब सर, सिटी स्कूल अपने टीचर्स की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं, और वो बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं ब्रिटिश काउंसिल या कैम्ब्रिज के अंडर। तो सिटी स्कूल इतना बड़ा ब्रांड है और इतना बड़ा नाम है कि उनकी कैम्ब्रिज से डायरेक्ट कनेक्शन है, ब्रिटिश काउंसिल से उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं। और सर वो उनके इतने टीचर्स हैं कि पहले सिटी स्कूल के टीचर्स कैम्ब्रिज असाइंड ट्रेनिंग हाउसेस जाते थे ट्रेनिंग के लिए। बाद में सिटी स्कूल ने कैम्ब्रिज के इंस्ट्रक्टर्स और ट्रेनर्स को सिटी स्कूल ब्रांच में बुलाना शुरू कर लिया कि भाई आप ब्रांच आ जाओ, हम इतने सारों को लेके जाएं, उससे बेहतर है आप दो तीन हमारे पास आ जाओ जो ट्रेनिंग कराने आए हो, कराओ पूरा दिन ट्रेनिंग। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। वर्कर्स, टीचर्स सिटी स्कूल की अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच से कहीं नहीं जा रहे, वो अपनी ब्रांच में मौजूद हैं, वर्क प्लेस पर ही हैं। लेकिन उस दिन रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, ऑन दैट डे रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी। दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उस दिन रेगुलर काम नहीं हो रहा। सो दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये तीन ट्रेनिंग्स हैं हमारे पास। इंडक्शन, जैसे हम इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। ऑन द जॉब, काम के साथ साथ ट्रेनिंग देना। ऑफ द जॉब, काम से हटके ट्रेनिंग देना। तो सर, ये ट्रेनिंग्स हैं। आप मुझे बताएं, इज दिस क्लियर?